हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए मुर्दों का टापू पार्ट 4 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अंकित और विजय आगे पड़े हुए बड़े से पत्थर को उठाया और उसे उठाकर उस सिवर के ढक्कन पर रख दिया। फिलहाल तो कुछ देर के लिए ये रुक जाएगा, अंकित ने कहा। ठीक है, तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, हिमांशी ने कहा। 1 मिनट रुको, पहले मेरे साथ आओ, अंकित ने कहा और फिर उन लोगों को लेकर एक जगह ले गया। वहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची घास थी। यहाँ पर क्या है, विजय ने पूछा। डॉक्टर, मैंने कहा था ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तो वो यहीं पर है, ये कहकर अंकित झाड़ी में घुस गया। और जब वो वहाँ से बाहर निकला तो उसके पास एक बक्सा था। अंकित ने वो बक्सा लाकर उन दोनों के पास रख दिया और जब अंकित ने उस बक्से को खोला तो उसमें बहुत सारी गन और गोलियां रखी थी। ये तो कमाल हो गया। वैसे ये सब तुम्हें कहाँ मिला, विजय ने पूछा। मैं जब तुम लोगों के पास आ रहा था तो कुछ मुर्दों से बचने के लिए मैं इन्हीं झाड़ियों में छुप गया था और तभी मेरे हाथ ये बक्सा लगा, अंकित ने कहा। इसमें हम सबके लिए काफी बंदूक और गोलियां हैं, ये कहकर विजय ने उसमें से गन और गोलियां निकालकर भरनी शुरू कर दी। तभी गन से एक गोली चली और अंकित के पीछे खड़ा एक मुर्दा नीचे जा गिरा। उसके गिरते के साथ ही हिमांशी ने वापस अपनी गन अंदर रख ली। तुम्हारा निशाना बहुत सटीक है, अंकित ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, अब हमें उस लैब तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, विजय ने कहा। उसके बाद वो तीनों फिर से लैब की तरफ बढ़ने लगे। निशा ने आगे सड़क पर चारों तरफ देखा तो सब तरफ एकदम से शांति छाई थी। निशा ये देखकर वापस लौट आई। आगे रास्ता साफ है, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, निशा ने वापस वहाँ आते हुए कहा जहाँ मयंक, वरुण और ऋतु छिपे हुए थे। हम इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते, वरुण ने कहा। मतलब क्या है तुम्हारा, निशा ने पूछा। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, हमें यहाँ से निकलने के लिए एक गाड़ी चाहिए होगी और साथ ही हमें अपनी बंदूकों के लिए गोलियां भी चाहिए होंगी और फिर खाने का कुछ सामान भी चाहिए है, वरुण ने कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां पर गाड़ी के अलावा सब मिल सकता है, मयंक ने कहा। यही पास ही में एक मॉल है, हम वहां से अपनी जरूरत का सारा सामान लेंगे और फिर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, मयंक ने कहा। ठीक है, तो हमें वहाँ ले चलो, वरुण ने कहा। नहीं, तुम यहीं रुककर ऋतु को देखो, इस जगह पर मुर्दे जल्दी से नहीं आ सकते, मैं और मयंक वहां जाते हैं, निशा ने कहा। और फिर मयंक और निशा वहां से उस मॉल के लिए निकल गए। कर्नल का जहाज उस टापू से थोड़ी दूरी समुद्र में खड़ा था। कर्नल बहुत देर से अंकित और विजय से कांटेक्ट करने की कोशिश करने में लगे हुए थे, लेकिन अंकित और विजय से चाहकर भी उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तभी एक जवान तेजी से उनके रूम में आया। सर, मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है, उस जवान ने कहा और कर्नल तेजी से उसके साथ चले गए। वो जवान कर्नल को कंट्रोल रूम में ले गया और वहां पर एक बड़े से नक्शे की तरफ इशारा करने लगा। उस नक्शे में एक निशान तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। सर, जिस तरह का ये निशान है, इससे साफ पता चलता है कि ये एक जहाज है जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, उस जवान ने कहा। इस जहाज का आकार कितना बड़ा होगा, कर्नल ने पूछा। सर, हमारे हिसाब से शायद ये जहाज हमारे जहाज से दुगना बड़ा है, उस जवान ने कहा तो कर्नल सोच में पड़ गया। जब तक ये जहाज हमारे पास नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। तुम सभी जवानों से बोल दो कि वो पूरी तरह तैनात रहें, कर्नल ने कहा और वापस नक्शे में उस निशान को देखने लगे। विजय और उसके साथी जब लैब के पास पहुंचे तो उनकी उम्मीद के हिसाब से वहां कोई भी मुर्दा नहीं दिखाई दे रहा था और उस पावर प्लांट से भी धुआं उठ रहा था। यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है, विजय ने कहा।
तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अंकित ने पूछा। मैं और हिमांशी आगे जाएंगे, तुम हमें पीछे से कवर देना। हमें हर हालत में वो एंटीडोज चाहिए, विजय ने कहा। तीनों धीरे धीरे उस लैब के दरवाजे पर आ गए। विजय और हिमांशी आगे थे और अंकित थोड़ा पीछे। उस लैब का दरवाजा टूटा हुआ था। तीनों अंदर चले गए। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा हो रखा था। विजय ने अपनी टॉर्च जला ली और आगे बढ़ने लगा। यहाँ कहीं आसपास पावर जनरेटर तो होगा? अंकित ने पूछा। हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें, विजय ने कहा और फिर अंकित को सब कुछ समझा दिया। ठीक है, मैं वहाँ जाकर पावर जनरेटर को चलाने की कोशिश करता हूँ, अंकित ने कहा और एक तरफ मुड़ गया। विजय और हिमांशी आगे बढ़ने लगे। आगे उन्हें कुछ आवाज आ रही थी और थोड़ी रोशनी भी हो रही थी, तो विजय और हिमांशी वहां तेजी से बढ़ गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो उनकी आंख फटी रह गई। आगे एक बड़े से हॉल कमरे में बहुत सारे मुर्दे घूम रहे थे। ये सब क्या है? हिमांशी ने पूछा। जरूर यहाँ कोई न कोई प्रयोग हो रहा है, विजय ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी वहाँ एकदम से फर्श हिलने लगा और वो दोनों जहाँ खड़े थे वो जगह एकदम से ऊपर उठकर एक पिंजरा बन गया और वो दोनों उसमें कैद हो गए। और फिर वो पिंजरा स्लाइड होकर उस हॉल के कमरे के बिल्कुल बीच में आ गया। नीचे खड़े मुर्दे उस पिंजरे को भूखी नजरों से देखने लगे। माय डियर विजय, मेरी इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, किसी ने कहा तो विजय ने उसे देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दीपक, विजय के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। हाँ, मुझे देखकर हैरानी तो जरूर हो रही होगी, दीपक ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन तुम भी तो खुद भी इन लोगों की तरह बन गए थे। विजय को अभी भी बहुत आश्चर्य हो रहा था। हाँ, बन तो गया था, लेकिन उस इंजेक्शन ने अपना प्रभाव दिखाया तो मेरा दिमाग फिर से काम करने लगा, लेकिन मेरा शरीर वैसा का वैसा ही रहा। मैं वापस यहाँ आ गया और देखो मैंने कितनी बड़ी सेना बना ली है, मुर्दों की सेना, दीपक ने कहा। ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, विजय ने कहा। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है और वैसे भी कुछ ही देरी में तुम और तुम्हारी साथियाँ इन सभी मुर्दों का खाना बन जाएंगे, दीपक ने कहा। तुम नहीं जानते हो कि मेरे कुछ और साथी भी हैं जो समुद्र के अंदर खड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वो सब तुम्हें और इस टापू को बर्बाद कर देंगे, विजय ने कहा। विजय की बात सुनकर दीपक के चेहरे पर कुटुली मुस्कान खिलने लगी। वो लोग इस टापू पर तभी तो हमला करेंगे जब वो खुद बचेंगे, दीपक ने कहा। मतलब? विजय ने दीपक को देखते हुए पूछा। मतलब साफ है कि मेरी सेना बहुत जल्दी वहां पहुंचने वाली है, उन लोगों को खत्म करने के लिए, दीपक ने कहा। तुम क्या सोच रहे हो कि ये सब करके तुम बच जाओगे? लेकिन तुम नहीं बचोगे, तुम्हें भी मरना होगा, विजय ने चिल्लाकर कहा। फिलहाल तो तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, दीपक ने कहा और एक लीवर गिरा दिया। उसके साथ ही उस पिंजरे का नीचे का हिस्सा खुल गया। इस पिंजरे की सलाखे को कसकर पकड़ लो, विजय ने चिल्लाकर हिमांशी से कहा। दोनों सलाखों को पकड़कर लटक गए और नीचे खड़े वो मुर्दे उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अब तो इस खेल में और भी मजा आने लगा है, ये कहकर दीपक दूसरे लीवर गिराने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। इस लीवर से अपना हाथ पीछे कर लो, अंकित ने दीपक की कमर में बंदूक सटाकर कहा। दीपक ने अपने हाथ पीछे कर लिए। अब जल्दी से इस पिंजरे को वापस पीछे ले जाओ, अंकित ने कहा। दीपक ने एक बटन दबाया और पिंजरा वापस जाने लगा। डॉक्टर, तुम हिमांशी को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसे लेकर आ रहा हूँ, अंकित ने विजय की तरफ चिल्लाकर कहा। दीपक को बस इतना ही मौका चाहिए था। उसने वहीं पड़ा एक गमला अंकित के सर पर दे मारा। थोड़ी देर के लिए अंकित के सामने सितारे चमकने लगे। उसके बाद उसने तुरंत एक और बटन दबा दिया, जिससे नीचे का एक दरवाजा खुल गया और वो मुर्दा तेजी से उस दरवाजे से निकलने लगे। मैंने कहा था ना कि तुम लोग अब इस जगह से नहीं निकल पाओगे, दीपक ने कहा। वो निशान पास आते जा रहा था। कर्नल, वो जहाज अब दिखाई देने लगा है और उस जहाज पर ऐसा कोई भी झंडा नहीं लगा हुआ है
जिससे कि हम उसकी पहचान कर सकें। एक सिपाही ने कहा, चलो मैं भी चलता हूँ। ये कहकर कर्नल भी जहाज के डेक पर आ गया और दूरबीन से उस जहाज को देखने लगा जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। तभी उनके अपने जहाज पर एक लाल रंग की रोशनी का अंबार दिखने लगा। ये क्या है? कर्नल ने चौंक कर कहा। ये तो शायद, कर्नल ने खुद से कहा। सब बचो और नीचे बैठ जाओ, कर्नल ने चिल्लाकर कहा और तभी एक जोरदार धमाका उनके जहाज पर हुआ। सब अपनी पोजीशन ले लो, उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। तुम लोग भी हमला शुरू करो, कर्नल ने कहा और देखते ही देखते दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया। मयंक और निशा उस हॉल के पास पहुंचे। निशा, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक गोली मत चलाना, मयंक ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, निशा ने कहा। चलो अंदर चलते हैं, मयंक ने कहा और वो धीरे धीरे चलकर मॉल के दरवाजे पर आ गए। मॉल के अंदर रोशनी हो रही थी, इसलिए सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे साथ ही रहना, मयंक ने कहा और फिर दोनों मॉल के अंदर घुस गए। सबसे पहले दोनों उस जगह पहुंचे जहां खाने पीने का सामान रखा हुआ था। दोनों ने जल्दी से जल्दी अपने बैग में सामान भरना शुरू कर दिया। चलो अब दूसरी तरफ चलते हैं, मयंक ने कहा और फिर आगे बढ़ने लगे। तभी उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और वो मुंह के बल गिरा और उसके बैग का सामान नीचे बिखर गया। ये ठीक नहीं हुआ, तुम्हारी आवाज सुनकर वो मुर्दे जरूर यहाँ पर आएंगे, निशा ने थोड़ा घबराकर कहा। मयंक ने बिना कुछ कहे तेजी से अपने बैग में सामान भरा। चलो अब, मयंक ने कहा, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़े तो सामने से एक मुर्दा उनकी तरफ बढ़ने लगा। निशा ने उस मुर्दे की खोपड़ी पर निशाना लगाया और वो नीचे जा गिरा। उस मुर्दे के गिरते ही वहाँ और भी मुर्दे आने लगे। यहाँ ये बहुत सारे हैं, चलो पीछे की तरफ से चलते हैं, मयंक ये कहकर निशा के साथ पीछे की तरफ बढ़ गया और वो सारे मुर्दे उनके पीछे पीछे भागते हुए आने लगे। दोनों भागते हुए पीछे के दरवाजे पर पहुंचे और उसे खोलकर देखा तो वहाँ पहले से ही मुर्दे की पूरी भीड़ जमा थी। अरे यार, मयंक ने कहा। ऊपर की तरफ चलते हैं, निशा ने कहा और वो दोनों तेजी से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। वो मुर्दे की पूरी भीड़ उन दोनों के पीछे लगी हुई थी। दोनों भागकर एक खिलौने की दुकान में जा घुसे और मयंक ने जल्दी से उस दुकान का शटर गिरा दिया। लगातार भागने की वजह से दोनों बुरी तरह हांफ रहे थे। वो मुर्दे लगातार उस शटर को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। मुझे नहीं लगता है कि ये शटर उन मुर्दों को ज्यादा देर तक रोक पाएगा, हम शायद नहीं बच पाएंगे, निशा ने निराशा से कहा। ये बात सुनकर मयंक के चेहरे पर भी चिंता झलकने लगी थी। वो जहाज पूरी गति से कर्नल के जहाज से टकराया, जिससे कर्नल के जहाज में सुराग हो गया और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। फिर उस जहाज में से वो मुर्दे तेजी से कर्नल के जहाज पर उतरने लगे। सब सैनिकों ने अपनी पोजीशन संभाल ली और उन मुर्दों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वहाँ मुर्दों का ढेर लगने लगा। उनका जहाज डूबने लगा था। कर्नल ने ये देखकर उस दूसरे जहाज पर चढ़ने की कोशिश की और थोड़ी कोशिश के बाद आखिरकार वो उस जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो गए। कर्नल के हाथ में ऑटोमेटिक गन थी। उन्होंने उस जहाज पर पहुंचकर देखा तो वहाँ कोई भी मुर्दा नहीं था। वो जहाज बहुत जल्दी डूब जाएगा, सभी इस वाले जहाज पर चढ़ने की कोशिश करो, कर्नल ने चिल्लाकर कहा। कर्नल की बात सुनकर सभी सैनिक उस जहाज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और वो सभी सैनिक कर्नल के पास पहुंचने में कामयाब हो गए। शायद सभी मुर्दे उसी जहाज पर चढ़ गए हैं, कर्नल ने सोचा और फिर तेजी से उस लेजर बीन को तलाशने लगे। जहाज में एक जगह कर्नल को वो लेजर बीन दिख गई, लेकिन वहाँ पर कुछ मुर्दे थे। कर्नल ने अपने हाथ से कुछ सैनिकों को इशारा किया, देखो उस लेजर गन को, हमें कैसे भी करके उस लेजर गन को हासिल करना है और तुम में से कुछ सैनिक जाकर देखो कि इस जहाज को कौन चला रहा है और कैसे भी करके इस जहाज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करो और जैसे ही वहां कब्जा हो जाए वैसे ही मुझे इत्तला भेज देना, कर्नल ने कहा और फिर कुछ सैनिकों के साथ उस लेजर बीन की तरफ बढ़ने लगे।
वहां पहुंचकर कर्नल ने अपनी गन का मुंह खोल दिया और वो मुर्दे वहीं पर ढेर होते चले गए और कुछ ही देर में कर्नल और उनके साथियों ने उस लेजर बीन पर कब्जा जमा लिया। लेजर बीन पर कब्जा करके वो लोग बाकी के सैनिकों के संकेत का इंतजार करने लगे। जब उन मुर्दों को कोई नहीं दिखाई दिया तो वो फिर से अपने जहाज पर बढ़ने लगे। सर, वो मुर्दे वापस यहीं आने की कोशिश कर रहे हैं, एक सैनिक ने कहा। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, उस जहाज पर इस लेजर से निशाना लगाओ, कर्नल ने आदेश दिया। कर्नल के आदेश पर सैनिकों ने उस लेजर बीन से उस जहाज पर निशाना लगाया और उस जहाज पर एक तगड़ा विस्फोट हो गया। इस लेजर बीन को दोबारा तैयार करो और फिर से निशाना लगाओ, कर्नल ने आदेश दिया। सैनिक ने दोबारा से उस जहाज को निशाना लगाया और फिर वो जहाज एक झटके में ही 2 टुकड़ों में बट गया। वो मुर्दे कूद कूद उस वाले जहाज पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। तभी उन लोगों के जहाज ने एक झटका सा लिया और वो जहाज पीछे हटने लगा। कर्नल जहाज के कंट्रोल रूम की तरफ पहुंचे तो वहां का हाल देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां सैनिकों और मुर्दों के बीच बहुत तगड़ी जंग हुई होगी। सर, हम लोगों ने इस जहाज पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमारे बहुत सारे सैनिक जान गंवा चुके हैं। अब आगे के लिए क्या ऑर्डर है सर? एक अफसर ने पूछा। इस जहाज को उस टापू की तरफ ले चलो, कर्नल ने कहा। उधर लैब में दीपक ने उन लोगों के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसके बाद उसने अपनी गन निकाल ली। मेरा मन तो ये करता है कि तुम्हें उन मुर्दों के आगे डाल दूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है, दीपक ने अपनी गन अंकित की तरफ तानते हुए कहा। अंकित को अपनी मौत सामने ही दिखने लगी थी। तभी दीपक के पीछे से विजय की एक भरपूर लात पड़ी और दीपक आगे जाकर गिर गया। हिमांशी, तुम अंकित को संभालो, इतने में दीपक को देखता हूँ, विजय यह कहकर दीपक के पास आ गया और उसके हाथ पैर अच्छे से बांध दिए। उन मुर्दों में से कुछ मुर्दे उनकी तरफ बढ़ने लगे। डॉक्टर, वो मुर्दे, अंकित ने उन मुर्दों की तरफ इशारा किया। दीपक, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास एंटीडोज है, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है ताकि हम इन सब पर काबू पा सके, विजय ने दीपक से कहा। मैं मर भी रहा होऊंगा तो तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, दीपक ने कुटिली मुस्कान के साथ कहा। विजय ने एक गहरी सांस ली। हिमांशी, तुम अंकित के साथ इन मुर्दों को रोकने की कोशिश करो, विजय ने हिमांशी से कहा और फिर दीपक को सख्ती से देखने लगा। उधर मॉल में वो सभी मुर्दे लगातार उस शटर को तोड़ने में लगे हुए थे। निशा मायूसी से गर्दन झुकाए बैठी हुई थी। मयंक की नज़र वहाँ के खिलौनों पर पड़ी और उन्हें देखकर उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। हमारे पास अभी भी एक मौका है, मयंक ने धीरे से कहा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? निशा ने पूछा। हाँ है, मयंक ये कहकर उन खिलौने के पास आ गया और वहाँ पर कुछ तलाशने लगा। कुछ ही देर में उसे वो चीज मिल गई जो उसे चाहिए थी। बस अब काम बन जाना चाहिए, मयंक ने कहा। निशा ने देखा तो मयंक के हाथ में 2 रिमोट कार थी। इन कार का क्या करोगे? निशा ने मयंक को हैरानी से देखते हुए पूछा। बस तुम देखती जाओ, ये कहकर मयंक एक रोशनदान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने एक टॉय कार नीचे उतारने लगा और फिर उसे उतारकर रिमोट से चलाया तो वो गाड़ी तेज आवाज करते हुए एक तरफ चली गई। उन मुर्दों ने उस कार को देखा तो उसके पीछे पीछे भागने लगे और कुछ ही देरी में वहाँ पर शांति हो गई। मयंक नीचे आ गया। देख लिया उस कार का कमाल, चलो अब आ जाओ और इस शटर को उठाने में मेरी मदद करो, मयंक ने शटर के पास खड़े होकर कहा। कमाल का आइडिया था, निशा ने धीरे से खुद से कहा और मयंक के साथ शटर खुलवाने में मदद करने लगी। उन लोगों ने थोड़ा सा शटर खोला और फिर बाहर की आहट सुनने लगे, लेकिन बाहर एकदम शांति थी। रास्ता एकदम साफ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मयंक ने कहा और फिर दोनों उस दुकान से बाहर आ गए। उन लोगों ने अपना सामान उठाया और फिर उस मॉल से बाहर आने लगे। तभी मयंक की नज़र एक कमरे पर पड़ी। निशा, देखो वो कमरा, जब हम यहाँ मिशन पर थे तो उस वक्त के लिए हम लोग वहाँ पर छुपे थे। मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें जरूर कुछ हथियार मिल सकते हैं, मयंक ने कहा। फिर तो हमें वहाँ जरूर देखना चाहिए, निशा ने कहा। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, मयंक ने कहा और फिर दोनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे।
तो दोस्तों कहानी अभी बाकी है, तो दोस्तों पार्ट 5 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।